हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका निशांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के मेजर पेपर की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके साइंस वाले पार्ट में अपना अदा करता है। अब आप इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हम क्वेश्चन को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, उनका आंसर किस वे में लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने मेजर पेपर की, जो हमारा 26 जनवरी को हुआ। चलिए बात करते हैं हम। Where should an object be placed in the front of convex lens to get a real image of the size of the object? देखें, इसने बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस में हमें रियल इमेज प्राप्त करनी है या मिले तो वो कहां पर होगा, या उसकी जो फोकल लेंथ होगी उसकी कहानी क्या है। तो उसका आंसर है एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी वो उसकी फोकल लेंथ से डबल होगा। ठीक है, यानी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेस्पेक्ट में देखें तो r इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू r/2 या r इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f, यानी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ द लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला होता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर ऑफ द लेंस का होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, तो रेसिप्रोकल यानी 1/f। थर्ड क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव एट अ शार्प एज ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टेकल इज नोन एज। बेसिकली इसको हम थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो उसका आंसर तो डिफ्रैक्शन होता है, बट डिफ्रैक्शन को हम इतना एंटरटेन नहीं करते हैं चैप्टर के अंदर, तो हम उसको जब बेंडिंग ऑफ लाइट की बात आती है तो हमारे पास क्या आता है, वो रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेंडिंग कहां पे होती है, रिफ्लेक्शन के दौरान, और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंस बैक इन सेम मीडियम। नेक्स्ट है, in the phenomena of reflection of light, the relation between the angle of incidence and angle of reflection. reflection of light में जो लॉस थे उसमें फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल r लाई ऑन सेम प्लेन। सेकंड लॉ था एंगल i इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल r। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए उसका ऑप्शन। A set of 7 colors due to the dispersion of light is known as, जैसे 7 कलर का डिस्पर्शन होता है उसी को होता है स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं विब्ग्यू। द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज सिचुएटेड एट, फार पॉइंट जो होता है इनफाइनाइट होता है, नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई का। ठीक है, चलिए ओम इनटू मीटर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। रेजिस्टेंस की होती है ओम, रेजिस्टिविटी की होती है ओम इनटू मीटर, करंट की होती है एम्पियर, पोटेंशियल की होती है वोल्ट। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमारा ओम इनटू मीटर के रेस्पेक्ट में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है, एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड। देखें, जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो होता है तो दो तरीके से काउंट होता है, यानी दो डिवाइसेस होती है, एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है अमीटर। गैल्वेनोमीटर केवल करंट जा रहा है ये चीज हमें बताता है, लेकिन कितना करंट जा रहा है वो बताता है हमें अमीटर। तो इसका आंसर क्या है, अमीटर। नेक्स्ट है डेंजर सिग्नल। जनरली हम रेड लाइट देखते हैं, रेड ग्रीन ब्लू इस तरीके जो लाइट होती है, रोड लाइट जो होती है वो रेड होती है, दूसरी येलो, तीसरी ग्रीन। ठीक है, तो रेड कलर मतलब डेंजर या स्टॉप। ठीक है, और रेड कलर हमें दूर से भी दिखाई देता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, डेंजर सिग्नल को रेड कलर में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, What do you mean by cornea? कॉर्निया जो है हमारी आंख का आउटर एरिया होता है, सबसे बाहर वाला एरिया होता है, यानी लाइट ऑफ रे जो भी है वो सबसे पहले कहां जाती है, हमारे आंख के आउटर पार्ट में, यानी कॉर्निया का। तो ये इसकी एक एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आउटर मोस्ट, ये जो बाहर की तरफ होता है इसे ही हम कॉर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बेसिकली होता है आई लेंस की एबिलिटी या आई लेंस की पावर। ठीक, the accommodation of the eye is the ability of the eye lens to change its focal length through the action of ciliary muscle. ciliary muscle क्या करती है, उस आई लेंस को सेट करती है, एडजस्ट करती है। जब वो उसको एडजस्ट करेगी तो उसी की वजह से हमें इमेज जो है रेटिना पे प्रॉपर तरीके से बनेगी और हमें इमेज क्लियर दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। यानी हम एक ऐसी डिवाइस का काम लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को काउंट करती है, या हम ऐसा मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में उसकी बात होती है, तो वो जो डिवाइस है उसका नाम है सेल या बैटरी। बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट, ये जनरल पावर सप्लाई। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। सीधा उसने बोला है कि द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, यानी करंट के थ्रू जो एनर्जी डिलीवर होती है उसकी रेट वो होती है बच्चों पावर।
द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक पावर। यानी P इज इक्वल टू क्या होता है, पावर। P इज इक्वल टू पावर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। यानी एनर्जी में जितना भी चेंजेस है टाइम के रेस्पेक्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। P इज इक्वल टू E अपॉन T। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। हम अगर पावर की बात करें, पावर भी निकालनी है और एनर्जी भी निकालनी है 2 घंटे में। ठीक है, पावर भी निकालते हैं। देखिए पावर इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू VI। V कितना दे रखा है, V दे रखा है 220 और I दे रखा है 5, 220 और 5। तो पावर इज इक्वल टू 220 इंटू 5, पावर इज इक्वल टू 0। पावर हमारी आ जाती है 1100 वॉट। दूसरा क्या पूछ रहा है, एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है 1100, टाइम कितना दे रखा है 2 आवर। ठीक है, 2 आवर को टाइम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 7200 ये हो जाता है हमारे पास 7921234 जूल। इसका मतलब 7.92 इंटू 10⁻6 जूल। 2 डेसिमल आगे आएंगे तो यहाँ पे हमारा जूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर। अगर हमारे पास ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, अगर वो डिफरेंस पूछता है तो हमें मार्क्स से देखना है। अगर 1 मार्क का है तो 2 डिफरेंस सफिशिएंट है, अगर 2 मार्क का है तो कम से कम 4 तो लिखिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे हर चीज के रेस्पेक्ट में बता दिया है। देखें, अमीटर से हम करंट मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से पोटेंशियल। फिर अमीटर जो है एम्पियर रेस्पेक्ट में काउंट होता है और पोटेंशियल जो है वोल्ट के रेस्पेक्ट में काउंट होता है। और ये लो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होता है, इसमें हाई रेजिस्टेंस अप्लाई होता है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होता है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होता है। इस तरीके से अमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है और इस तरीके से वोल्टमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। रेजिस्टेंस जो है वो लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं, इसमें हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। इसमें रेजिस्टेंस जो है एक आइडियल अमीटर का 0 होता है, इसमें आइडियल वोल्टमीटर का इंफिनिटी होता है। तो इस तरीके से हमारे पास अप्रॉक्स 6 या 7 इसके डिफरेंस है, इसमें से हम कोई से भी 2 उठा सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या क्या गिवन है, उसको हम एक बार काउंट कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2nd 4th का। ठीक है भाई, 4th का हम 2nd देखते हैं। देखिए U कितना है, फार पॉइंट है 80 सेंटीमीटर, यानी V की वैल्यू -80, तो U हो जाएगा हमारा इंफिनिटी, V हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू -1/80 माइनस 1/0। तो यहां से f निकल जाएगा हमारे पास -80 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन और एलसीएम वगैरह हम ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर। ठीक है, तो ये हमारे पास फोकल लेंथ आ जाती है 80 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो -80/100 ये हो जाएगा -4/5 मीटर। ठीक है, अब f की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसलिए लेंस कौन सा है, कॉनकेव नेचर है। ठीक है, कॉनकेव लेंस है। पावर की बात करें P इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/4/5, 5 ऊपर जाएगा -5/4 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। ये हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है।
डाइऑप्टर। ये स्पेलिंग का एक बार देख लेना बच्चों, स्पेलिंग का एक बार देख लेना डाइऑप्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Find the refractive index of that liquid in which the angle of incidence of the light is 45 and the angle of refraction is 30 degree। चल क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ का थर्ड। कितना कितना डिग्री दिया है, 30 और 45। इसका मतलब हमारे पास इस तरीके से एंगल बन जाएगा, ये बन गया 30 डिग्री, ये बन गया 45, ठीक है। तो हमारे पास एंगल आई क्या बन जाएगा, ये 90 है तो ये एंगल आई बनेगा 90 माइनस 30, ये होगा 60 डिग्री, और एंगल आर बराबर ये 45 है तो ये और ये काउंट होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल नहीं है इंसिडेंस एंगल, ग्लांस एंगल है। ये वाला जो है सरफेस से ग्लांस एंगल है, ये भी ग्लांस एंगल है। मैं ग्लांस एंगल से काम नहीं है। 45 बराबर कितना बच गया, 45 डिग्री। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई की वैल्यू साइन 60 ऑन साइन 45, तो रूट 3/2 अपॉन रूट 3/2 अपॉन 1/√2। ये ऊपर जाएगा तो यहां से √2 बचेगा, तो रूट 3/2 आंसर होता है। क्योंकि ये वाला जो एंगल है 45 और ये 30, ये ग्लांस एंगल है, ठीक है, ग्लांस एंगल। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कहानी को अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक ऑन अ प्लेन सरफेस, या व्हेन अ लाइट इंसिडेंट on a plane surface, then after strike it rebounds या bounce back in same medium, तो this phenomena is called reflection of light। ये हमारा नॉर्मल हो जाता है, ये एंगल I हो जाता है, ये एंगल R हो जाता है। ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, फ्लेक्टेड सॉरी फ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। ये हमारा ग्लांस एंगल, ये भी ग्लांस एंगल, ठीक है। तो ये फिनोमिना होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गिव द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम कुछ ऐसा ही है। फर्स्ट लॉ हमने बताया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, फर्स्ट लॉ हमसे बोला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। सेकंड बात करें तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारे पास एंगल आई और एंगल आर का रिलेशन बन जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज के काफी सारे डिफरेंस है। जैसे ये हमारे पास जो है रियल इमेज कब बनती है, जब रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके एग्जैक्टली मीट होती है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब एग्जैक्टली मीट नहीं होती है। अगली है कि जो रियल इमेज है वो डिफरेंट साइड बनती है, और ये वर्चुअल इमेज जो है सेम साइड बनती है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा उधर ही बनेगी, और रियल इमेज हमेशा उसके अपोजिट साइड है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। रियल इमेज जो है स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती। तो ये इसके एक मेजर जो है डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ, अच्छा 2, 3 और 6 ओम रजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि उनका टोटल रेजिस्टेंस तो एक बार 4 ओम आ जाए, एक बार 1 ओम आ जाए। तो हम 4 ओम का काउंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, फिफ्थ में 4 ओम। तो इसमें क्या होता है भाई, हम 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाएंगे, ये बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस को सीरीज में, ठीक है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस है 2, 3 और
6, 2, 3 और 6, तो हम यहाँ 3 और 6 और 2 इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे। तो 1/R=, ये क्या है पैरेलल में, तो ये इसको हम सीधा लगा दें। R=, तो किस किस के लिए 3 और 6 ओम, R1 R2/R1 प्लस R2 कितना हो गया 18/9, कितना हो गया 2 ओम। ठीक है, अब अगर हम R= देखते हैं नेट, जिसमें 2 ओम तो इनका बना, 2 ओम तो इनका बना, कितना बना इनका 2 ओम, 2 ओम ये और 2 ओम ये, तो टोटल कितना हो गया 4 ओम, कितना हो गया हमारे पास 4। एक नेट का जो रेजिस्टेंस था वो तो ये आ गया। दूसरा वो बोल रहा है कि 1 ओम भी है, तो फॉर 1 ओम की अगर बात करें तो तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। ये बैटरी 2, 3 और 6, 1/R= बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 36 से 18 प्लस 12 प्लस 6, 12 और 6 18, 36/36 कितना आ गया 1 ओम, यानी R= कितना आ गया 1 ओम। ये हमारा आंसर। क्या क्लियरिफाई हुआ? 4 ओम इस तरीके से आएगा और 1 ओम इस तरीके से आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करें। नेक्स्ट, चलो, तो यहां तक बच्चों हमारी कहानी क्लियर है। आई थिंक पेपर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। आप हमेशा पेपर को थोड़ा सा सावधानी से करें, बड़े तसल्ली से करें, क्वेश्चन को समझें कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है, क्योंकि ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था इसमें कई बच्चे गलती करते हैं। उनको लगता है कि 4 ओम रेजिस्टेंस जो है हमें पता नहीं कैसे निकालना है, तो वो कुछ भी लिख देते हैं। तो हमें ये समझना है कि 3 ओम को इस तरीके से कंबाइन करना है कि उनका रिजल्टेंट 4 ओम आए या 1 ओम आए, उसको बड़े ध्यान से करें। और हमेशा हमेशा जब भी पेपर को उठाएं, पेपर को देखें, तो उसको लिखने से पहले एक बार ये एनालिसिस कर ले कि क्या मैं लिखूंगा वो एग्जैक्टली मैंने पढ़ा हुआ है या मैं कुछ भी लिख रहा हूं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से रखें, ठीक है। और निशांश हमेशा आपके साथ है, क्योंकि निशांश है तो सफलता निश्चित है। थैंक यू।